हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर में आए हुए कुछ सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बैकग्राउंड के बारे में। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि उसके जो स्टैटिक जो पोर्शन है उसकी हेल्प से हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज आप मेरी वीडियो को 10 मिनट देखिए और 10 मिनट में अपने कंसेप्ट को जो है क्लियर कीजिए। ठीक है, हम बात करने वाले रिवर्स के बारे में, नागालैंड इलेक्शन के बारे में, श्रीलंका के बारे में, महाराष्ट्र वाटर क्राइसिस के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो हमारी पहली न्यूज़ है श्रीलंका से आ रही थी। श्रीलंका में हमारी जो फिशरमैन जो हैं, इंडिया के फिशरमैन जो है, उन्होंने अपनी टेरिटोरियल लिमिट से बाहर जा करके फिशिंग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। कहाँ पर? श्रीलंकन साइड में। सो वहाँ पर जाफना प्रोविंस के पास में। ठीक है, तो और वहाँ पर जो वहाँ की नेवी ने हमारे वाले जो फिशरमैन उनको पकड़ लिया। और ऐसा सुनने में ऐसा हमें न्यूज़ में पता चला है कि वहाँ की जो श्रीलंकन नेवी थी उसका एक सेलर जो है इस जो इंडियन फिशरमैन को जब कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उसकी डेथ हो गई है। तो हम बात करते हैं कि ये हमारा जाफना रीजन है, यहीं पर ये घटना हुई है। ये हमारा पाक स्टेट है। स्टेट का मतलब ये होता है जब कोई एक नेचुरल फॉर्मेशन जो कोई दो वाटर बॉडीज को मिला दे। ठीक है, ये हमारा एक स्टेट होता है। दूसरा, पाक स्टेट का नाम किसके नाम पर पड़ा था? रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा था। अब यहाँ पर हमारा नियरेस्ट स्टेट कौन सा है? श्रीलंका के तमिलनाडु है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सदर्न वेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड पाक स्टेट। ये हमारा सदर्न वेस्ट पोर्शन है। ठीक है, एक स्टेट का। ठीक है, एंड सेवरल रिवर फ्लो फ्लो इनटू इट। और एक वैगई रिवर है तमिलनाडु की जो कि इस स्टेट के अंदर फ्लो करती है हमारी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हमारी तमिलनाडु से निकलती है। The port of Jaffna, the commercial center for northern Sri Lanka, lies on this state। तो हमारा जो जाफना रीजन जो है जहाँ पर ये घटना हुई है, आपको बताया है मैंने अभी कि जाफना वाला जो रीजन है वो कहाँ पर पड़ता है? पाक स्टेट में पड़ता है। और कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है। अब देखिए, गल्फ और जो स्टेट होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। जैसे पाक स्टेट है, देखिए एक नैरो वाटर बॉडी है, ये एक नैरो नेचुरल बॉडी है। ठीक है, और ये एक दो वाटरवेज को सेपरेट कर रही है, मतलब दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है। गल्फ जो है एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर होती है। ठीक है, आप ये देख रही हैं। ठीक है, और इसके बाद भी जनरली लार्जर देन ए बे एंड कनेक्ट द लैंड एंड सी। और एक बे जो होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, आपने देखा है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से जो है ये बड़ा होगा। मतलब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बे ऑफ बंगाल का। बे में और गल्फ में ये डिफरेंस होता है कि बे से बड़ा होता है गल्फ, और गल्फ से बड़ा होता है हमारा बाइट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा एक डिफरेंस है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज आया हुआ था महाराष्ट्र के वाटर क्राइसिस के बारे में। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र पहले तो देखिए वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारे। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हमारी जो मॉनसूनल विंड जो है जब इस तरफ से ऐसे आ रही होती है, तब हमारे वेस्टर्न घाट्स के ऊपर से जब वो चली जाती है तब हमारा ये आता है मराठावाड़ रीजन। जब वेस्टर्न घाट्स को कवर करते हुए हमारी जो मॉनसूनल विंड है, मतलब जो मानसूनी हवाएं हैं, जब उसको कवर करके आगे जाती हैं तब तक वो सूखी हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपना पानी तो सारा यहीं पर ही बरसा दिया है। तो इसके बाद में हमारा रीजन आता है मराठावाड़ का। ठीक है, मराठावाड़ रीजन में ये अपने बरसात नहीं करते हैं और इस वजह से यहाँ पर यूजुअली क्या मिलता है? हमें सूखा मिलता है, जिसको हम ड्रप बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस रीजन को क्या बोला जाता है? इस रीजन को रेन शैडो रीजन बोला जाता है। किसका? वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, और ये मॉनसूनल विंड कहाँ से आती है? ये हमारे अरेबियन सी से आती है। कहाँ से आती है? अरेबियन सी से आती है। ठीक है, मराठा जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है यहाँ पर लो रेनफॉल के हिसाब से नहीं करते हैं। यहाँ पर अभी भी लोग जो है शुगर केन का कल्टीवेशन करते हैं। और आपको पता ही है कि शुगर केन जो है एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, और अगर आप इतना पानी यूज कर रहे हैं तो इट शोज कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी नहीं है। तो ये हम बात करते हैं शुगर केन के। शुगर केन जो है 1500 से 2500 मिलीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोइंग सीजन में इसको। और यहाँ पर तो पानी के ही लाले पड़े हुए हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप शुगर केन उगा रहे हैं तो आपको कितना क्राइसिस सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं,
ये जो यहाँ पर जो है क्रॉप ऑक्यूपाई 4% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द रीजन एंड कंज्यूम 61% होती है इरिगेशन वाटर। ठीक है, शुगर केन की क्रॉप जो है 4% टोटल क्रॉप एरिया है। ठीक है, और 61% जो है ये क्या करती है, इरिगेशन के लिए पानी अपना लेती है। महाराष्ट्र वाटर एंड इरिगेशन कमीशन इन 1999 recommended that sugarcane should be banned in areas receives less than 1000 millimeter of rainfall a year, yet production has increased। अब आप ये देखिए कि कमीशन ने बोला भी हुआ है, ये आपके मेंस में काम आएगी, ये वाली स्टेटमेंट आप ये देखिएगा। आप इसको एसडीजी गोल्स में भी लिख सकते हैं कि ये वाले गोल्स के बीच में ये वाली चीजें जो हैं इंडिया ने ट्राई किया है, बट अभी जो रिजल्ट हैं वो लॉन्ग टर्म में आने बाकी हैं। ठीक है, तो ये जो 1999 में एक कमीशन बिठाया गया, तो उसने बोला कि भाई जहां पर 1000 मिलीमीटर से कम बरसात हो रही है वहां पर आपको शुगर केन जैसी क्रॉप्स तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एरियाज हैं वहां पर जो है ड्रफ्ट जो प्रोन है वो एरियाज और भी ज्यादा ये मानिए कि वहां पर जो है हमारी जो लोगों को जो है माइग्रेशन करना पड़ेगा किसी दूसरी जगह पर, बिकॉज उनके सर्वाइवल के लिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं बचेंगी। अब यहाँ से जो है भीमा रिवर जाती है एक। ठीक है, भीमा रिवर को हम चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। ये हमारी साउथ वेस्ट इंडिया की एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा नदी की। और जब भीमा नदी है ये कहाँ से निकलती है, भीमा शंकर हिल से निकलती है, नियर करजात ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द पुणे। कहाँ से निकलती है, भीमा शंकर हिल से निकलती है, पुणे डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, भीमा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना। अब आप ये देखिएगा कि स्टेट्स का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछती है और आजकल तो सभी स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछने को मिल ही जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर से फ्लो कर रही है, दूसरा तेलंगाना के अंदर से फ्लो कर रही है, तीसरा क्या ये केरला के अंदर से फ्लो कर रही है, जी नहीं कर रही है, ये सिर्फ कर्नाटक के अंदर से भी फ्लो कर रही है। हमारे पास 3 स्टेट आ गए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटक। भीमा रिवर मर्ज इनटू कृष्णा रिवर एट कैटलूर एंड रायचूर इन कर्नाटका। ठीक है, ये कहाँ पर मिल जाती है, इस रीजन में मिल जाती है, कहाँ पर, कर्नाटक में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मराठावाड़ रीजन जो है यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि बरसात बिल्कुल नहीं होती है, बरसात तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इस रीजन में हमारे पास ब्लैक सोइल मिलती है। और ब्लैक सोइल के बारे में आप सभी को पता ही है कि ब्लैक सोइल जो होती है वो पानी को जो है अपने अंदर इतना जल्दी पेनिट्रेट करने नहीं देती है। ठीक है, जब जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना जो है ब्लैक सोइल के केस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि ब्लैक सोइल यूजुअली इसको हम रेगुलर सोइल भी बोलते हैं, इसका जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। जब बारिश होती है तो या तो मिट्टी जो है वो बिल्कुल ही ऐसे दलदली हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसके ऊपर से पानी जो है ऐसे बिल्कुल ऐसे स्लिपरी होकर के नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं मराठावाड़ रीजन में। यहाँ पर भी मराठावाड़ रीजन जो है यहाँ पर भी हमारे जो है वाटर क्राइसिस मतलब सभी जगह सेम नहीं है। अब जो अपर मराठावाड़ रीजन जो है, ठीक है, और जो लोअर मराठावाड़ रीजन जो है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस मिलता है। रीजन क्या है, अपर मराठावाड़ रीजन जो है वहां पर जो हिली रीजन है, ठीक है, और जो अपलैंड वाला जो रीजन है यहाँ पर कुछ ज्यादा नदियां नहीं है। जबकि जो नीचे वाला रीजन है वहां पर हमें गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, और जो इस वजह से जो है अपलैंड वाला जो रीजन है वहां पर थोड़े जैसे मानसूनल डेज में कुछ बरसात होती है, तो उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में ही उनके जो कुएं होते हैं और जो अदर जो वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर से पानी सूख जाता है। ठीक है, इन द लो रेनफॉल रीजन मैनेजिंग वाटर डिमांड इंक्लूडिंग प्रैक्टिसिंग वाटर एफिशिएंट। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि पहली बात तो हमें कि ऐसी क्रॉप्स को उगाना चाहिए जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। दूसरा, हमें जो ऐसी क्रॉप जो कि वाटर इरिगेशन जिसके लिए हमें बहुत कम चाहिए हो, मतलब लो डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा, हम ऐसे रीजन्स के बारे में बात कर सकते हैं कि जहाँ पर जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ड्रफ्ट प्रोन होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे हमारे मिलेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, चौथा हम बात कर सकते हैं कि वहां पर जो है ऐसे ऐसे हमें
इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जिससे उस रीजन में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं कुछ अन्य सेक्टर में भी हमारा जो है विकास हो सके। अब हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम क्या थी, ये हम पहले जान चुके हैं और हाल फिलहाल में न्यूज में बना ही रहता है, और अभी इलेक्शन डेज में तो ये काफी न्यूज में भी था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2022 में फॉर रिक्रूटमेंट टू आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पर इंडिविजुअल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर रैंक से नीचे वालों के लिए ही ये लॉन्च की गई थी। ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि जितने भी मान लीजिए हमने 100 लिए हैं और 4 साल के बाद में हम 25% जो है 100 का, उनको हम परमानेंट कमीशन दे देंगे, बाकियों को हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, 17.5 से 21 साल की एज होनी चाहिए। दूसरा, गर्ल्स भी एंट्री ले सकते हैं, बट इनके लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन का परसेंटेज नहीं रखा गया है, प्लीज इस बात को याद रखिएगा। पे एंड बेनिफिट ऑफ अग्निवीर, अग्निवीर इसमें हम अगर डाई ऑन ड्यूटी होते हैं, अगर हमारे महान सोल्जर जो है अगर हमारी सीमा पर शहीद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में 1 करोड़ रुपए उनकी फैमिली वाले को मिलते हैं सेवा निधि पैकेज के अंदर। और अगर दूसरी बात, अगर उनका जो है पूरा टर्म मान लीजिए कि 4 साल का उनका टर्म था, ठीक है, और उनकी जो डेथ है 2 साल में हो गई है, तो उनकी जो 2 साल की जो रिमेनिंग जो सैलरी है जो आनी थी, ठीक है, तो वो 2 साल की सैलरी भी मिलेगी और 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। तो आप ये अग्निवीर योजना के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, तो अग्निवीर को 44 लाख रुपए मिलेंगे एज ए कंपनसेशन। ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी सफर्ड विच इज attributed to or aggravated by the military services। ओके। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सीडीएस के बारे में बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। ये हमारे नए सीडीएस हैं, इनका नाम है हमारे अनिल चौहान जी। हालांकि इनके अपॉइंटमेंट को काफी टाइम हो गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ही शुड बी बिलो 62 ईयर ऑन द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब उनकी हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। पहली बात तो उनकी एज 62 ईयर से कम होनी चाहिए, और उनकी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा वो 65 ईयर की एज तक होगी। ठीक है। मान लीजिए 62 उनकी मिनिमम है एंड 65 मैक्सिमम है। ठीक है। 62 से नीचे होना चाहिए, याद रखिएगा, 62 से नीचे क्या होना चाहिए, 62 से नीचे। उसके बाद में दूसरा है कि उनकी जो या तो अभी वो आर्मी में होने चाहिए या फिर रिटायर्ड हो जाने हुए होने चाहिए, किस रैंक से, या तो जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल भी कौन से, 3 स्टार जनरल। ठीक है। और ये हमारे 3 स्टार जनरल ही थे, अनिल चौहान जी। ठीक है। ड्यूटीज क्या होती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेस इज द मिलिट्री हेड एंड परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये वाला यूपीएससी 2024 में भी एक स्टेटमेंट आया हुआ था, तो ये वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। दूसरा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ऑन एक्टिव ड्यूटी इन द इंडियन मिलिट्री एंड चीफ मिलिट्री एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी एक ये हमारी जो है एडवाइजरी रोल का जो है कार्य करता है। ठीक है। और तीसरा ये जो है ये हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है। क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। पहली बात तो परमानेंट चेयरमैन होते हैं किसके, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। दूसरा, हाई रैंकिंग ऑफिस यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है एक्टिव ड्यूटी में, और इनका एडवाइजर का रोल होता है किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है। तीसरा, हम बात करते हैं कि हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट्स के बारे में। मिनिएचराइज सैटेलाइट जो होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में आपको यही जानना है कि ये एक सैटेलाइट होते हैं जिनका मास जो है बिलो 500 केजीज होता है। दूसरा, ये जो इतने स्मॉल होते हैं इस वजह से इनको स्मॉल सैटेलाइट या फिर मिनिएचर सैटेलाइट भी बोल देते हैं। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी कर सकते हैं विद ग्रेट यूटिलिटी। ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको साइन किया है किसके साथ में, स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है पाकिस्तान डेलीगेशन के बारे में है, जिसने रेटल पावर प्रोजेक्ट को चिनाब रिवर के ऊपर जो बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में उसको चेक किया है। रेटल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर, चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है।
ठीक है। दूसरा ये किसके द्वारा बनाया गया है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। दूसरा जॉइंट वेंचर था किस किस का, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दूसरा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये दो हमारी एंटिटीज और एक ये वाली हमारी एक फर्म के द्वारा ये एक प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट में क्या क्या बन रहा है, प्रोजेक्ट में बन रहा है हमारा 133 मीटर tall land, 194.8 meter long concrete gravity dam, a diverse dam and an underground powerhouse on the right bank of the river। अब आपसे क्वेश्चन जो है ये वाला भी पूछ सकते हैं कि जो पावर हाउस जो है वो राइट बैंक की तरफ है या फिर लेफ्ट बैंक की तरफ है। ठीक है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चिनाब रिवर की, क्योंकि ये बन ही चिनाब रिवर के ऊपर रहा है तो इस वजह से चिनाब रिवर के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। चिनाब रिवर क्या है, मेजर रिवर है इंडिया एंड पाकिस्तान की। इसकी दो स्ट्रीम होती है, चंद्र एंड भागा। ये तांडी के अंदर जो है अपर हिमालयज में यहाँ पर ये मिल जाती हैं। चंद्र एंड भागा जो है लाहौल एंड स्पीति जिले से निकलते हैं, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इट इन इट्स अपर रीजेस इट इज आल्सो नोन एज चंद्रभागा, क्योंकि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो चंद्रभागा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कौन है इंडस की ट्रिब्यूटरी, हमारी चिनाब रिवर। ठीक है, it flows west through the Jammu and Kashmir Union Territory between the steep cliff of Shivalik Range and the Lesser Himalayas। नेक्स्ट जो हमारी बात करते हैं ये हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर से जाती है, शिवालिक एंड लेजर हिमालयस के बीच में से जाती है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर रिसीविंग द झेलम रिवर नियर ट्रिमू द चिनाब रिवर एम्प्टीज इनटू सतलुज रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो मोटा मोटी बात क्या है कि पहले ये सतलुज में मिल जाती है, सतलुज से हमारी ये किस में मिल जाती है, हमारी इंडस में मिल जाती है। तो हमारी ये इंडस रिवर का जो सिस्टम है उसी का ये पार्ट है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, मियार नला, सोहल, थिरोट, हुट, नल्ला एंड मारुसुदार एंड लिद्रारी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं नागालैंड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी यूएलबी इलेक्शंस चल रही हैं तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको कवर करना। हम एक दिन नागालैंड पीस टॉक के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ कुछ उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है आर्टिकल 371 ए के हम जान लेते हैं, बस उतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर और कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया जो है मद्रास में बनी थी, 1688 में बनी थी, 1688 में बनी थी। नागालैंड विल वोट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज ऑन वेडनेसडे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और कब लाया गया था, ये आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और इस बार यहाँ पे सिविक पोस्ट में जो है 33% रिजर्वेशन रखा गया है फीमेल्स के लिए। फर्स्ट इलेक्शन जो है 2004 में हुए थे यहाँ पर यूएलबी वाले। ठीक है, और आर्टिकल 371 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और 13th अमेंडमेंट था 1962 में लाया गया था। इसने ऐड किए थे स्पेशल प्रोविजन टू नागालैंड, देन नागालैंड हिल्स एंड त्योंसांग एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 371 ए के बारे में जो कि नागालैंड से संबंधित है। इंसर्टेड है 16 पॉइंट एग्रीमेंट, इस वजह से 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था और बिटवीन सेंटर एंड नागा पीपल। ठीक है, इस वजह से 1963 में क्या बना था, हमारा नागालैंड बना था, मतलब 16 सूत्रीय समझौता हुआ था और इस वजह से इसके बाद में हमारा नागालैंड बना था। अब इसमें 371 ए में क्या बोला गया है, पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट इन मैटर ऑफ नागा रिलीजन और सोशल प्रैक्टिस, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉज एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड विदाउट कंकरेंस ऑफ द स्टेट असेंबली। अब मोटा मोटी बात यह है कि भाई साहब आप स्टेट असेंबली से बिना पूछे हुए उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, पार्लियामेंट का कोई भी वहां पर एक्ट ऐसे नहीं लगेगा, यही इसमें बोला है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोला है कि आपको हमारी जो नागालैंड के जो कस्टम्स हैं, वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको ध्यान में जरूर रखना है। अब हम बात करते हैं नागाज के बारे में। नागाज क्या है, नागाज जो है इनकी पॉपुलेशन 2.5 मिलियन के समथिंग है। ठीक है, नागालैंड में मिलते हैं, असम में मिलते हैं, मणिपुर में मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, बर्मा में मिलते हैं, 4 जगह पर मेनली मिलते हैं। नागाज किनको बोला जाता है, सिंगल ट्राइब नहीं है। नागाज का मतलब है जो नागालैंड के अंदर जो पीपल रहते हैं उनके अंदर अलग अलग ट्राइब्स है तो उन सभी को नागाज बोला जाता है। ठीक है, नागाज कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंडो मंगोलॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। कितने मेजर ट्राइब्स हैं, मेनली 19 नागाज ट्राइब हैं।
ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी आज वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना है, तो आप प्लीज़ उनको राइट कर लीजिए और इसका पीडीएफ जो है हमें आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है बच्चों के लिए, सो दैट आप अपने मेंस में एक भी मार्क्स ना खो पाओ। और दूसरी बात, हम फ्री में कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है। आप हमारे आंसर राइटिंग इनिशिएटिव से एक बार जुड़कर देखिए और आपके अंदर कुछ सुधारना हो तो आप हमें बता सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं जैसे नागा पीस टॉक है, इसके बारे में हम संडे को हम एक क्लास लगाएंगे, उस दिन हम इसको कवर करेंगे। चौथा हम बात कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम एक सेपरेट एक क्लासेस चालू करने वाले हैं। वहां पर आप सिर्फ विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान पाओगे। ठीक है। एंड हमने सोशियोलॉजी के लिए भी एक कोर्स अभी रेडी किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये भी हमारे चैनल पर मिलेगा विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।